नमस्कार। ऑनलाइन सीटीटी कोचिंग क्लासेस की आज की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं शमा खालिद, जीटीटी डॉक्टर एसआर डाइट गारा चरमा से आज आपके लिए लेके आई हूँ एक विशेष सेशन ऑन स्ट्रैटेजीज टू स्कोर गुड इन पेपर 2 सोशल साइंस इन सीटीईटी। आज हम हमारे जो सोशल साइंस के टीचर्स हैं जो कि सीटीईटी का पेपर 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए हम एक विशेष सेशन लेकर के आए हैं। इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले आइए हम जान लें कि ये जो सोशल साइंस है, ये हम सोशल साइंस के टीचर्स के लिए सीटीईटी के लिहाज से क्वालिफाई करना हमारे लिए कितना लाभदायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशल साइंस है क्या। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हम एक्सपर्ट हैं। हम कई वर्षों से, कई सालों से 10 साल, 20 साल, 30 साल से हम सोशल साइंस पढ़ाते आ रहे हैं। सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक के बारे में हम जानते हैं। सोशल साइंस की जो पेडागॉजी है, उसका जो कंटेंट है, हर चीज़ को हम जानते हैं। हमने उसमें ट्रेनिंग भी ली है और हर बदलते हुए एजुकेशनल पॉलिसीज़ के साथ में हमने अपने आप को पॉलिश किया है। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं, जो केवल करिकुलम तक सीमित नहीं है। ये सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ टीचिंग तक सीमित नहीं है। हम जो इतने सालों से सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की जो हम अपनी कक्षाएँ जो बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें एक वैश्विक पर्यावरण के लिए तैयार करती है। मतलब इतने सालों से जो ये एक जो सब्जेक्ट है वो डील कर रहा है कि कैसे एक ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है, कैसे हमारा एक ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, कैसे हम ज्योग्राफिकली अपने आप को एनरिच करते हैं, क्या हमारी हिस्ट्री है और कैसे इन सब को सीखने के साथ में बच्चा एक वर्ल्ड सिनेरियो में अपने आप को तैयार कर पाता है, कैसे उसका पर्सनैलिटी में निखार आता है, कैसे 21st सेंचुरी स्किल्स को हम बच्चों में धीरे-धीरे करके हम उनको इन्फ्यूज़ करते जा रहे हैं, उसमें उनको डालते जा रहे हैं, उनको एनरिच करते जा रहे हैं। तो जब ये हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो सिर्फ बच्चे ही हमारे स्किल्ड नहीं होते हैं, कहीं न कहीं जो एक सोशल साइंस का टीचर है, उसके उसमें अपने आप में एक निखार आता है। और सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एक ऐसा पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा होम सब्जेक्ट है, हमारा एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। जब हम इसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके स्कोर करने के इसीलिए जो हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज़ टू स्कोर गुड इन पेपर 2 सोशल साइंस, अगर आप इसको जब अटेम्प्ट करेंगे पूरी तैयारी के साथ में, तो आपका जो स्कोर कार्ड है, उसमें आपके नंबर्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके सीटीईटी पास करने के या एक अच्छा स्कोर अटेन करने के बहुत सारे चांसेस। तो आइए देखते हैं कि आने वाले जो हमारे जो ये सेशन है, ये हमें किन-किन पड़ावों तक लेके जाएगा। हमारा जो सेशन रूट है वो हमारा कवर करने वाला है। सबसे पहले हम कवर करेंगे सीटीईटी का जर्नल सिलेबस। ये आप और भी कई सारी ऑनलाइन क्लासेस में देख चुके हैं, फिर भी मैं इसको हल्का-सा टच करूँगी कि स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ पेपर 2 क्या है और पेपर 2 आपको कहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर हम डिटेल एक डीप डाइव करेंगे सीटीईटी सोशल साइंस सिलेबस 2 पेपर 2 के बारे में, जो कि सोशल साइंस का हमारा क्या सिलेबस है, कैसे-कैसे ये बटा हुआ है और क्या-क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हम पार्ट 3 में अपना कवर करेंगे ना आने वाले आधे घंटों में कि कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के हिसाब से मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे मैंने सीटीटी की तैयारी की थी, पहले सीटीटी की 2011 में, तो क्या क्या चीज़ें काम आई थी या कहाँ कहाँ पर हम अटके थे या कहाँ कहाँ पर चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और फाइनली हम कुछ असेसमेंट आइटम्स को हम देखेंगे, हम जानेंगे कि ये क्या आपसे पूछ रहा है। जो सीटीटी का जो क्वेश्चन पेपर है, वो सिर्फ़ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप उसे अगर ध्यान से देखें तो उस क्वेश्चंस के साथ में आपको कई सारे स्किल्स, कई सारे वैल्यूज़, कई सारी आपकी पेडागॉजी, मतलब आपका पिछला जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो उसमें आपको दिखाई देने वाला है। तो आगे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये है आपका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ पेपर 2। सीटीईटी का सितंबर 2026 का ये सिलेबस है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कंपलसरी है, 30 एमसीक्यूज आएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम पेपर हमें मिलता है तो हम इमीडिएटली सॉल्व करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम नहीं जानते हुए भी मैथ्स और साइंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के इमीडिएट बाद आपको पार्ट 3 में आना है, जिसका थर्ड पार्ट है सोशल स्टडीज, हमारा सोशल साइंस। 60 एमसीक्यूज रहेंगे, 60 मार्क्स के, और फिर आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखते हैं सोशल साइंस का आपका जो सिलेबस है वो आपसे क्या कह रहा है। सीटीईटी का 2026 का आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस है पेपर 2 का,
आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है। एक बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है क्योंकि हमारी 6 टू 8 की टेक्स्ट बुक चेंज हो चुकी है। टेक्स्ट बुक जो चेंज हुई है वो कहीं न कहीं वो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग और पेडागॉजी को लेकर के चेंज हुई है। कई कंटेंट उसमें नए आए हैं और कई कंटेंट को एज़ इट इज़ रखा गया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जो हमारी पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक्स थी 6 टू 8 की आप उसे रेफ़र करिए और साथ ही साथ नई बुक तो आप पढ़ा ही रहे हैं, आप जानते ही हैं इसके बारे में, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के जो कंटेंट है वो तो हम बच्चों को हम वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ यहाँ से लेकर के नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तक जाता है। ज्योग्राफी का भी आपका ज्योग्राफी एज सोशल स्टडीज़ एंड साइंस किस तरह से बच्चों को हम समझा सकते हैं आर प्लैनेट अर्थ, ग्लोब, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर एक चीज़ आपको रेफ़र करनी है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में डाइवर्सिटी से लेकर के सोशल सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन तक आप जाएंगे। ये है आपका कंटेंट ए पार्ट है कंटेंट जिसमें से आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 40 नंबर का रहेगा। जो पार्ट बी है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में ऑरेंज कलर में दिया गया है पेडागोजिकल इश्यूज। ये ऐसा ये टॉपिक है जो कि आप डेली अपनी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डेली आपसे ऐसे क्वेश्चन वो करने जा रहा है जो कि आप डेली एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप इसके जानकार हैं, आपने कभी ना कभी इन्हें एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस क्या है, क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज़ डिस्कोर्स हम कैसे कराते हैं सोशल साइंस में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करने के लिए कौन से पेडागोजी, किस तरह के एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम कराते हैं, इंक्वायरी बेस्ड, एविडेंस बेस्ड हम किस तरह की पेडागोजी यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है जब हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं, जैसे कि रोट मेमोराइजेशन का इशू बहुत पुराना रहा है हमारा, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं। सोर्सेस हम जो प्राइमरी सेकेंडरी कौन कौन से सोर्सेस हम अप्लाई करते हैं इसमें, इस पे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रोजेक्ट वर्क किस किस तरीके से देते हैं और आप क्या टारगेट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट वर्क जब बच्चा करता है तब, और इवैल्यूएशन की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, ये हमारा सीटीटी का जो ये सिलेबस है ये बताता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ टिप्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको तैयार करेंगे इस सीटीटी के एग्जाम के लिए। यूटिलाइज योर क्लासरूम एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा जो हमारा एसेट है, एक तो सोशल साइंस हमारा होम सब्जेक्ट, हमारा एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है, और दूसरा जो हम ये जो सेशन लेके आए हैं विशेषकर इन सर्विस टीचर्स के लिए लेके आए हैं जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं और सितंबर में सीटीटी के एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा एसेट है, आपको उसको यूटिलाइज करना है। इसको यूटिलाइज करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको एक अपना एक माइंड मैप बनाना होगा कि टेस्ट में कौन-कौन से तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का, जैसे फर्स्ट है आपका ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग जब हम कराते हैं, पीयर टीचिंग जब हम कराते हैं क्लासरूम में, इंडिविजुअल से हट के जब हम ग्रुप वर्क और पेयर वर्क देते हैं, तो उसमें कैसे बच्चों का रोल होता है, आप इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन-कौन से इसके टारगेटेड स्किल्स होते हैं, ये आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है पिछले क्वेश्चंस में। और कैसे आप रियल एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए आप जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कुछ उसको आप कैसे रियल लाइफ में बच्चों को रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन कौन सी पेडागोजी यूज़ करते हैं, कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इसमें फिट बैठते हैं, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा हमारा पार्ट है इंगेज विद एक्टिविटीज़, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ज़माना है, तो आप कैसे बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उनको एक एक्टिव लर्निंग बेनिफिट दे सकते हैं, मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कैसे बच्चा अपने में कंस्ट्रक्ट कर सकता है, कैसे उसको अपने आप में बिल्ड कर सकता है। जैसे आप हैंड्स ऑन टास्क कौन से दे सकते हैं, रोल प्लेइंग के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, या क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, पॉसिबली लूप होल्स हो सकते हैं, इंटरैक्टिव गेम्स आप कैसे बच्चों को करा सकते हैं। चौथा हमारा पार्ट आता है जो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक एक माइंड मैप के थ्रू आपको एक रेडी करना होगा, डिफरेंशिएटेड लर्निंग। ये डिफरेंशिएटेड लर्निंग आप क्लासरूम में किस प्रकार से करा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे क्लास में कई तबके के कई तरह के बच्चे आते हैं, उनका जो लर्निंग लेवल है वो अलग अलग तरह का रहता है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको टेलर्ड जो लेसन आपका रहता है, जो आप कैसे उसको टेलर कट बना सकते हैं, कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लेसन को, उसमें किस-किस तरह के बच्चों को आप टारगेट करने जा रहे हैं। ये सारे वेरिएड टीचिंग मेथड को आप किस तरीके से डिस्कस करेंगे, इस पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं।
क्लासरूम चैलेंजेस को कैसे आप नेविगेट करते हैं? क्योंकि हर जगह तो हमारे क्लासरूम हर जगह हैप्पी हैप्पी या ग्रीन ग्रीन तो नहीं रहता है। कहीं न कहीं हमारी लर्निंग के समय रेड फ्लैग्स आते हैं, तो उसको आप कितने एफिशिएंटली डील कर सकते हैं उस तरह के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, इसको हम डिस्कस करते हैं। और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को कैसे आप अपनी क्लास में अडॉप्ट करते हैं, कैसे आप फोकस करते हैं कि एक सेफ, सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट हो, एसेट बेस्ड टीचिंग हो, आपके पास जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं वो कैसे काम करें, इन सारी चीज़ों को अगर आप सम अप करें, तो ये आपके डेली जो आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस जो आप गेन करते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएँगे और आप इसका ईज़िली आप उसे रिस्पॉन्ड कर कर पाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आप और कैसे अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 टू 8 क्योंकि हमारा एलिमेंट्री लेवल का है, तो 6 टू 8 की सोशल साइंस की जो पुरानी टेक्स्ट बुक है, उसको आप बढ़िया से आप उसको रेफ़र करिए। साथ ही साथ जो नई टेक्स्ट बुक है, उसको भी आप रेफ़र करिए, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा। लेकिन जो हमारा सिलेबस बता रहा है, उसके हिसाब से आप जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसी में आपको ये सिलेबस मिलेगा। तो हमारी हिस्ट्री की 6, 7, 8 की, ज्योग्राफी की 6, 7, 8 की और सिविक्स की 6, 7, 8 की, इन इन सभी टेक्स्ट बुक अगर आप रेफ़र करेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी अपने कंटेंट का जो आपका जो पेपर है 40 मार्क्स का, उसको डिज़ाइन करने। नेक्स्ट सीटीईटी की जो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है? मास्टर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। देखिए मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब में आने वाला है। मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। लेकिन वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं पिछले 5 साल के, देखिए 2011 में सबसे पहले सीटीईटी शुरू हुआ था। तो आप जितने पीछे जाएँगे 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स अगर अगर आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, आप उसको रेफ़र करें, आप उसको देखें, उसको पढ़ें, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप मेंटली रेडी हो पाएँगे। और फिर आप जो है आपके पास कंटेंट रेडी रहेगा, आपके अपने स्पेशल नोट्स रेडी रहेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम में अपीयर होने जाएँगे, तो आपको आसानी रहेगी। अब आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जब आपको लेके सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक सिमुलेट करना है अपने एग्जामिनेशन को। जैसे कि आपने तैयारी कर ली है, आपने 3 महीने आप पूरी तैयारी कर रहे हैं और तीसरे महीने से आप एग्ज़ाम को सिमुलेट करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना सीटीटी में बहुत ज़रूरी है। तो आप ले लीजिए 90 मिनट्स फिक्स कर लीजिए कि ये 90 मिनट्स में मुझे कैसे भी मुझे ये 60 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के अंदर या उससे कम में भी मैं पूरे कर सकूं। तो और आपको ये जो तैयारी करनी है जो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लेकर के इसको आपको ओएमआर शीट में करनी है क्योंकि हम अब तक आंसर शीट जो हमने कॉलेज के एग्जाम्स लिखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिखे हैं हमने उसको पेन पेपर में लिखा है। लेकिन जो ओएमआर शीट है ये थोड़ी आपको कन्फ्यूजन लगेगी क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार क्या होता है कि हम पार्ट सेक्शन नहीं देखते हैं। आपने चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट किया और इमीडिएटली जो है आप अपने नेक्स्ट पार्ट में आ जाएँगे, मैथ्स वाले पार्ट में आप सॉल्व करना शुरू कर दें। आपको सोशल साइंस का ही आप पार्ट सॉल्व कर रहे हैं या आप सोशल साइंस में ही लिख रहे हैं, लैंग्वेज 1 में आप सर्कल नहीं कर रहे हैं या लैंग्वेज 2 में आप सर्कल करना आपने शुरू नहीं कर दिया है। ये कई सारी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप रियल ओएमआर शीट लेकर के उसमें सर्कल करना शुरू करिए, डार्कन करना शुरू करिए, तो आपको आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे रियल जो पेपर्स हैं हमारे सीबीएसई के, तो आपको पता चलेगा कि जब आप सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। या हिस्ट्री में आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हैं किसी टॉपिक में या ज्योग्राफी में आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हैं किसी टॉपिक में, तो वहाँ पर आपको अपनी खामियाँ मालूम पड़ेंगी जिसको कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर डीप डाइव नोट मेकिंग करके। और आपको इन पेपर्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई हमेशा आपसे पूछता है या कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हर 2 साल में 3 साल में एक साइकिल के जैसे वो रिवाइज होते हैं। जैसे हमारे बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, कहीं न कहीं हमें भी उन्हीं ट्रिक्स को, उन्हीं टिप्स को लेकर के अपने आप को रेडी करना। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आपका ये जो नेक्स्ट स्लाइड ये आपको दिखा रहा है कि कैसे आपको एक स्मार्ट रिवीजन शीट्स आपको अपने लिए बनानी होंगी। आप नया रजिस्टर भी खरीद सकते हैं, आप ए4 शीट भी ले सकते हैं और हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, सिविक्स का है, जिसके जितने भी चैप्टर्स हैं,
आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। देखिए, हम जो सोशल साइंस के टीचर्स हैं, हम हमारा व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये तो हमारी मेन हमारे जो कंटेंट है, हम इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू डिलीवर करते हैं। यही कुछ प्रश्न हैं जो स्ट्राइक करते हैं माइंड में। तो जो हमारा जो चैप्टर्स हैं आपके अलग-अलग, उसको लेकर के आपको नोट्स बनाना है A4 साइज़ में। अब मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए रेडी किया है, जिसको कि आप एक रिवीजन की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो आपके नेक्स्ट पेज में है। ये देखिए, ये नोट मेकिंग का टेम्पलेट है। इसे इस तरह का कुछ क्रॉस सेक्शंस बना के आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बॉक्सेस में आपने उस चैप्टर के मेन कीवर्ड्स डाल दिए, लिख दिए, और कुछ वर्ड्स जो आपको डिफाइन, जो आपको लगते हैं कि वो हमेशा पूछे हैं और अक्सर आते हैं वो आपके पेपर्स में, या आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आपने उनको डिफाइन कर दिया। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में एज़ अ टीचर, नॉट एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ टीचर आपको कौन-कौन से क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर आप इसको एक और आप अच्छी पेडागोजी यूज़ कर सकते थे। वैसे आप नोट्स बना लीजिए। मेन आइडिया क्या था इस चैप्टर का, इसके टॉपिक्स का, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पीपल्स थे, कौन-कौन से इसमें लीडर्स थे, कौन-कौन से इसमें फ्रीडम फाइटर्स थे, कौन से राजा थे, कौन सी रानियाँ थी, इनके बारे में आप जानकारी लिख सकते हैं, और कुछ 3 या 5 डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं सीक्वेंस की, इन ऑर्डर ऑफ हैपनिंग। नेक्स्ट, सीटीईटी की जो तैयारी है, ये सिर्फ़ आपको एक कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल आपको अपनी तैयारी नहीं करनी है। कहीं न कहीं आपको अपना एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, हम टीचर्स एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, और आपको आपका बहुत ख़्याल रखना है इन दिनों, जब तक आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं या उसके बाद में भी आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है। जैसे कि आप सफिशिएंट स्लीप लीजिए, खूब अच्छी नींद लीजिए, एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिए, स्टाफ रूम में भी परेशान मत होइए, अच्छी नींद लीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, लाइट वेट खाना खाइए, जो आपको लगता है कि आप डाइजेस्ट कर पाते हैं ईज़िली, आप ऐसा आप मील्स ले सकते हैं। मेंटली अपने आप को काम रखिए। आप देखिए, आप जितना कम नेगेटिव डिस्कशन में जाएँगे सीटीटी को लेकर के या इसकी पॉसिबिलिटी को लेकर के, आप उतना कूल रहेंगे। आप डिटरमाइन कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि ये एग्ज़ाम है, मैंने इतने एग्ज़ाम पास किए हैं, इस एग्ज़ाम को तो मैं पास करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी ही। तो जब आप ऐसा अपने अंदर एक आत्मविश्वास जब आप जगा लेंगे, आप योगा करेंगे, आप अपनी स्ट्रेस बस्टिंग की एक्सरसाइज़ करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे डेली, आप अपने आप को बहुत कूल फ़ील करें। जब आप नोट मेकिंग भी कर रहे हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने की। एग्ज़ाम डे की पैक लिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, हम अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन अब हमें बहुत साल हो गए कोई भी एग्ज़ाम लिख के। तो आपको अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी, एक्स्ट्रा ब्लैक पॉइंट पेन्स आपको अपने साथ लेके जाना ही है, आपको भूलना नहीं है। कोशिश करिए कि मोबाइल या और कोई गैजेट ना लेके जाएँ, क्योंकि आपको फिर उसको सेफ़ली वहाँ पर हैंडओवर करना, और फिर वो आपको मिलेगा, आपका आधा टेंशन आपके मोबाइल में लगा रहेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि जो उन्होंने कहा है, आप वो सारी चीज़ें अपने एक पाउच में, ट्रांसपेरेंट पाउच में लेकर के जाएँ। टाइमली अराइवल करिए, आप जब आपका जो सेंटर है, आप वहाँ पर टाइमली पहुँच जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा। 5 सितंबर यानी कि सितंबर का महीना रहेगा, अंडमान में मानसून बहुत अपने चरम सीमा पर रहेगा, तो कहीं-कहीं पर बाढ़ या वाटर लॉगिंग की या रोड ब्लॉकेज की या पेड़ गिरने की घटनाएँ हो सकती हैं। आप जितनी जल्दी अपने सेंटर में पहुँच जाएँगे, आप उतना रिलैक्स रहेंगे, अपने एग्ज़ाम को आप रिलैक्स्ड वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ज़रूर करिएगा, इंश्योर करिएगा कि आप मैथ्स और साइंस का पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप सोशल साइंस का ही सॉल्व कर रहे हैं, आपके इन एडिशन टू अदर सब्जेक्ट्स। स्मार्ट एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी आप बनाइए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते आएँगे अपनी प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, तो आप ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर अपडेटेड रहेंगे, और आपका अपने आप से आप अपना टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कर पाएँगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, हमारा एक बहुत अहम पड़ाव आता है हमारे इस सेशन का, असेसमेंट आइटम्स इन सोशल साइंस पेपर 2। मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर्स को रेफ़र किया है, और आपके लिए मैं कुछ अलग-अलग तरह के क्वेश्चन आइटम, असेसमेंट आइटम लेके आई हूँ। कौन-कौन से टाइप के ये क्वेश्चन्स हैं, आइए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये देखिए, ये इतने असेसमेंट टाइप के क्वेश्चन्स हैं, और मैं आपको कुछ एक अटेम्प्टिंग ऑर्डर में आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका बहुत टाइम खा लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कंटेंट बेस्ड रहेंगे। अगर आप उन्हें पहले अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप अपने जो आपका कन्वीनियंस है, आप जिस भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर मेन डिस्कस करने जा रहे हैं कि असेसमेंट टाइप कौन सा है वो, और आपके अंदर की कौन सी स्किल्स को वो टारगेट कर रहा है। आपके अंदर से वो क्या ऐसा चेक करना चाहता है, क्या ऐसा निकालना चाहता है सीटीईटी सीबीएसई के थ्रू, जो कि हम जिसमें हमारा असेसमेंट हो रहा है, एक्चुअली में वो क्या हमसे देखना चाहते हैं। देखिए, असेसमेंट टाइप में पहला आता है फैक्चुअल रिकॉल टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव फैक्चुअल और स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इनमें आपका कंटेंट का नॉलेज, क्रिटिकल एनालिसिस और एक्यूरेसी, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स को टारगेट करता है ये, कि आप कैसे उसका आंसर देंगे और क्या आपने सही दिया है। दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन रहता है टू स्टेटमेंट टाइप, जिसमें ट्रू या फॉल्स रहता है, या मैचिंग या ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फोकस करते हैं। आप किस तरीके से रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सीक्वेंसिंग और जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको आप कैसे आगे लेकर के चलते हैं, अपनी क्लासरूम में कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं, उसको ये टारगेट करता है। थर्ड है हमारा पेडागोजिकल मेथड एंड बेस्ट स्ट्रैटेजीज। आप अपनी क्लास में कौन कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, कौन कौन सी पेडागोजी को यूज़ करके आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करते हैं, ये इसको टेस्ट करता है। तो कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसे आप कंटेक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स करते हैं अलग अलग, ये उसको टेस्ट करता है। फोर्थ होता है हमारा मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, एमसीक्यू टाइप के रहते हैं ये थोड़े टफ रहते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसको फोर्थ में अटेंड करिए, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो फुल ऑफ कंफ्यूजन होते हैं। वो आपकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है उसको वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई दो रॉन्ग है या कोई एक सही है, तो वो आपको चेक करने के लिए, आपका टारगेट करने के लिए ये देता है। और किस तरह की आपका कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है। हमने जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई है, हमने जो बच्चों को डिलीवर की है अपनी क्लासेस, तो हमारा कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कितना गहरा है, कितने हम अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ये उसको टारगेट करता है। और असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आपको उसमें रीडिंग काफ़ी करना पड़ता है। तो एडवांस लॉजिकल रीजनिंग एंड सिंथेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इसमें इसमें चेक किया जाता है, कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है और उसका इफेक्ट क्या है, उसके दोनों का कोरिलेशन क्या है। आगे की हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। हमारा सबसे पहला स्लाइड है, जो हमारा सबसे टफ जो हमारा असेसमेंट आइटम रहता है, एसेशन एंड रीजन क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। एक होता है एसेशन, जो कि एक फैक्चुअल क्लेम होता है एक्चुअली आपके क्वेश्चन का, और उसका रीजन जो कि इंटेंड करता है, उसको जस्टिफाई करता है, कई बार नहीं भी करता है। यही है इसका ट्रिक, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रीजन उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के स्टेप मैं आपको इजी स्टेप बताती हूँ, कि आप जब इसको अपनी अपनी जब आप सैम्पल पेपर लेकर के बैठेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको असर्शन को रीड करना है केयरफुली, और रीज़न को भी केयरफुली आपको रीड करना है। जैसे कि ये 51 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने लास्ट ईयर के सीटीटी के जो आपका पेपर था उससे लिया है। ए, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और इसका रीजन है जो दिया है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। आपने दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली रीड कर लिया, दोनों ही हमें तो सही लग रहे हैं। अब आप डिसाइड करिए कि ए ट्रू है कि फॉल्स है। क्या आपको ए ट्रू लग रहा है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ये ट्रू है। आर आपको ट्रू लग रहा है, यस आर भी ट्रू है। ये आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 यहाँ पर कवर हो जाता है। स्टेप 4 में आप आते हैं कि इफ बोथ आर ट्रू, चेक इफ आर डायरेक्टली एक्सप्लेन्स ए। इफ बहुत आपका इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट आपका एक टिप है, कि आपको ए चेक करना है ट्रू है, बी चेक करना है ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तो आपको देखना है कि आर क्या ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आप इसके लिए कुछ टिप्स, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, आप बिकॉज या सिंस लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सिंस इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नो। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। वाकई में आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सैम्पल पेपर में जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी स्पीड एनहांस होगी, और फाइनल एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए हमारे नेक्स्ट टेस्ट आइटम की ओर चलते हैं।
मल्टीपल करेक्ट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन गए हैं, इसमें इन 4 में से कोई 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको अप्लाई करने हैं। इसका क्या आपको ट्रिक है कि ये इन क्वेश्चन में 4 आपके ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको कोई एक करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कोई देखिए, आप देखिए तो क्वेश्चन में 2 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। एलिमिनेशन इज द की। आपको स्टार्टिंग से ही आपको इन स्टेटमेंट्स को ऐसे पढ़ना है कि आप उसको रीजनिंग के साथ एलिमिनेट करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, और जो राइट है वो आपको पता चल जाएगा। लुक फॉर एब्सोल्यूट वर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऑल, नेवर, ओनली यूज होता है। अगर ऐसे वर्ड यूज हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट जरूर रॉन्ग होगा। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। तो देखते हैं हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन क्या था। डिस्पेल द मिसकंसेप्शन टू अराइव एप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स विद रिगार्ड टू चेंजेस इन द कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज। हमें कोई 2 स्टेटमेंट इसमें मिसकंसेप्शन है, हमें उन्हें डिस्पेल करना है, हमें उन्हें हटाना है इस संदर्भ में कि जो कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज में जो चेंजेस आए थे उसके संदर्भ में। पहला है, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। हम सभी जानते हैं कि दीवान एक रेवेन्यू कलेक्शन का, एक टैक्स कलेक्शन का पोस्ट था, एक ओहदा था। वो कंप्लीटली दे वे नॉट द ओनर, वो कंप्लीटली रूलर नहीं थे। जब वो रूलर नहीं थे तो वो एग्रेरियन पॉलिसीज को चेंज नहीं उस समय कर पाएंगे। ये एक कॉमन सेंस है, तो ये एक मिसकंसेप्शन हो सकता है। After 1765, company had to think of administering the land and organizing its revenue resources. यहाँ पर 1765 के बाद में कंपनी ने लैंड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का सोचा। तो ऑब्वियस है कि ये एग्रेरियन पॉलिसीज को इसने इम्प्लीमेंट किया। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। Before 1765, the company purchased goods in India by importing huge quantities of grain from Britain. अपने आप में ही ये मतलब आप अचंभित हो जाएंगे कि ब्रिटेन से ग्रेन इंपोर्ट किया इंडिया के लिए। तो ये ही एक मिसकंसेप्शन आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो वो हमारे सब्जेक्ट का डेप्थ का हमारा नॉलेज भी चेक कर रहा है। एंड आफ्टर 1765 द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो 1765 के बाद में जो मेजर रेवेन्यू कलेक्शन था वो हमारा लैंड रिसोर्सेज से था, वो हमारा जितना भी फार्म लैंड था वहाँ से फार्मर से कलेक्ट होता था। तो ऑब्वियस बात है कि ये हमारा एग्रीमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो आपने क्रॉस किया कौन कौन से को, ए को और आपने डी को क्रॉस किया। तो ये दोनों आपके रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर ए और बी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपका लॉन्ग का हो गया था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैक्चुअल रिकॉल सिंगल करेक्ट आंसर देखते हैं। आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी के क्लास 6 और 8 की टेक्स्ट बुक को, और 80% आपके जो फैक्चुअल आंसर्स हैं वो डायरेक्टली इसी बुक से आते हैं। स्टेप 1 आपको बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चंस को देखना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई इज द ग्लोब कंसिडर्ड एज ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपको चूज करना है कि ग्लोब क्यों ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ कहलाता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज बॉल लाइक, इट इज फिक्स्ड, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन करेक्ट साइज। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वही है कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका रीजन है क्यों ग्लोब हमारा ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेगेटिव फैक्चुअल विच इज नॉट। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो स्टेप है अंडरलाइन नॉट इन द क्वेश्चन, आपको देखना है कि क्या नहीं आपको ढूंढना है। आपको राइट आंसर नहीं ढूंढना है, रिकॉल द करेक्ट सेट आपको ढूंढना है, और जो ऑड वन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप ये सारा आइडेंटिफाई कर देंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए देखते हैं। वाइल टीचिंग योर क्लास अबाउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, you decide to conduct a debate between two groups of students on whether the healthcare system in the country is functioning properly or not. Which of the following is not a desirable goal of organizing a classroom debate? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको not को underline करना है, यानी which of the following is not a desirable goal of organizing a classroom debate. इसमें हम देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट हम पॉइंट एक बार मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू सी एन इशू from different perspective, teaching students to become competitive and win at any cost, enhancing student involvement and participation in class,
ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ सपोर्टिव एविडेंस फॉर देयर क्लेम्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा गोल है, डिजायरेबल गोल नहीं है आपको क्लासरूम डिबेट कराने के लिए। ऑब्वियस बात है, टीचिंग स्टूडेंट्स टू बिकम कॉम्पिटिटिव एंड विन एट एनी कॉस्ट। ये हमारा डिजायरेबल गोल नहीं है, बाकी सारे हमारे डिजायरेबल गोल आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैचिंग, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूजुअली हमारा कंटेंट बेस्ड है और काफ़ी इजी आता है। इसमें आपको रिकॉल ऑर्डर करना है, जैसे कि ग्राम सभा का इसमें क्वेश्चन है। इन रेफरेंस टू पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। कौन सा करेक्ट है आपके ऑर्डर में, हम इसमें ये चेक करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद, ये तो आप जानते ही हैं कि ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हम बच्चों को जो फ्लो चार्ट है डायग्राम के थ्रू भी हमने बच्चों को ये पढ़ाया है। ऐसे सिंपल सिंपल भी कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रू स्टेटमेंट यानी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आता है आपको। इसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को आपको इंडिपेंडेंटली रीड करना होता है। ये कुछ कुछ असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें आपको ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट रहेंगे। आपको नीचे कई तरह का आपको सेट दिया रहेगा। मार्क ईच एज ट्रू फॉल्स बेस्ड ऑन नॉलेज। आपकी जो नॉलेज है, जो आप, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फिर आपको नीचे बहुत केयरफुली आपको असेसमेंट, आपको जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको रीड करना है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है ध्यान से और करेक्ट आंसर आपको नीचे से आपको फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1 है फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटीज शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन सोशल साइंस। और स्टेटमेंट 2 है प्रोजेक्ट्स हैविंग डायरेक्ट लिंक विद द लोकल कम्युनिटी मे बी एनकरेज टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग। ये प्योर आपका पेडागोजी वाला पार्ट से आपको लिया गया है ये क्वेश्चन। Statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true. Both statement 1 and 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. Correct answer क्या है आप अपने में जानते ही हैं। Yes, correct answer हमारा both the statement 1 and statement 2 are true है। तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे नीचे, ये ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू में ही ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के आगे आप आइडेंटिफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेडागोजिकल मेथड एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी। आपका ये जो क्वेश्चन होता है वो आपकी एक्सपीरियंस और आपका जो पेडागोजिकल मेथड, जो आप जिसके एक्सपर्ट हैं, आप अपनी क्लास में जैसे पढ़ाते आ रहे हैं, वो उसको टेस्ट करता है कि मतलब आप किस एम से, आप किस ऑब्जेक्टिव से, आप किस लर्निंग आउटकम को टारगेट करते हुए अपनी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को। जैसे कि डेमोक्रेसी और इक्विटी शुड बी टॉट by covering these as knowledge areas but not by make these as part of classroom process। classroom process नहीं बनाना है उसको, बस उनको पढ़ा देना है, definition question answer बता देना है। by covering these as knowledge areas as well as part of classroom process, आपको उसको नॉलेज एरिया की तरह भी बताना है। डेफिनेशन, क्वेश्चन आंसर, अलग अलग तरीके के लर्निंग आउटकम कॉम्पिटेंसीज आपको वहाँ पर कवर करने हैं। एज वेल एज एक क्लासरूम प्रोसेस में बच्चे जो है उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को, इक्विटी को। आपको ऐसे बच्चों को पेडागोजी देनी है, या फिर आप केवल नॉलेज एरिया को ही कवर करेंगे, या फिर आप केवल क्लासरूम प्रोसेस पे ही बच्चे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों ने ना क्वेश्चन पढ़ा, ना आंसर पढ़ा, ना उनको उसका डेफिनेशन पता है, बस वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का क्या यूज़ हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनके ऑप्शन को अपने आप से आपको पूछना है, अपने आप में अंदर आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, जैसे मैंने अभी किया। तो आपको राइट आंसर मिलेगा यस कि 2 बाय कवरिंग दीज एज नॉलेज एरियाज एज वेल एज पार्ट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस। क्योंकि हमारे जो रिटन असेसमेंट होता है वो नॉलेज एरिया का होता है, लेकिन बच्चे ने उसको कितना अपने अंदर आत्मसात किया है, कितनी अपनी कॉम्पिटेंसीज को एनहांस किया है, वो आपको क्लासरूम प्रोसेस में ही पता चलता। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं जाते जाते आपसे विदा लेती हूँ और आपको एक बात मैं थियोडोर रूजवेल्ट की याद दिलाना चाहूँगी कि बिलीव योरसेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। हमारे जो स्कूल में हमारे जो स्टूडेंट्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमें इन सीटीईटी के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। और अपने आप में आप जितना विश्वास रखेंगे, अपनी जितनी आप अच्छी तैयारी करेंगे, आपके टेलर मेड, कस्टम मेड के हिसाब से
उतना आप अपने जो आपकी सीटीटी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका फर्स्ट डिवीज़न का आपका मार्कशीट है, उसके आप अपने आप को करीब पाएँगे। इसी के साथ ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।